प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे फ्रांस में न्यायपालिका का संगठन। फ्रांस की न्यायपालिका के संगठन को समझना अति आवश्यक है। कारण भाई, पूरी दुनिया में फ्रांस प्रशासकीय न्यायालयों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए फ्रांस की न्यायपालिका के संगठन को समझना बेहद जरूरी है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, उसकी जानकारी सूचना आपको मिल सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फ्रांस में न्यायपालिका का संगठन। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका की किसी न किसी रूप में सभी देशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में व्यवस्था कर दी जाती है। बच गए सरकार के 2 अंग, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के आधार पर पूरी दुनिया में मुख्यतः 2 प्रतिमान होते हैं: संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और एक होता है इन दोनों का मिश्रण या समन्वय, अर्थात तीसरे प्रतिमान के अंतर्गत ना तो वह शुद्ध संसदात्मक होता है, ना शुद्ध अध्यक्षात्मक होता है, बल्कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का समन्वय किया जाता है। जैसा कि शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में है, शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में है, भारत में भी शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली है, जबकि स्विट्जरलैंड फ्रांस के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समन्वय किया गया है। ये सब बातें मैंने पीछे के लेक्चर में ठीक से समझा दी हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को ठीक समझना हो, मतलब तीनों ही प्रतिमानों को ठीक से समझना हो, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने संसदात्मक, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक इन सब के ऊपर कितने ही लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, वहां समझिएगा। आज तो हम केवल फ्रांस में न्यायपालिका के संगठन की बात करेंगे, मतलब आज के लेक्चर में। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस में न्यायपालिका के संगठन को समझना हो तो इसके लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? एक दुआन है मुनरो। कौन? मुनरो। मुनरो ने स्पष्ट रूप में कहा है कि फ्रांस के अंतर्गत जो पंचम गणतंत्र का संविधान 4 अक्टूबर 1958 से लागू किया गया है। इसमें 92 अनुच्छेद है, 15 अध्याय, एक प्रस्तावना है। तो मुनरो का कहना है कि पंचम गणतंत्र के अंतर्गत न्यायपालिका के 2 वर्ग हैं: सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय। सामान्य न्यायालय गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई करते हैं और प्रशासकीय न्यायालय सरकारी कर्मचारियों के मुकदमों की सुनवाई करते हैं। दोनों का ही क्षेत्राधिकार और संगठन न्यायाधीश अलग अलग होते हैं। किसने की ये बात? मुनरो ने। नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ संकेत भी दे दिया, मुनरो 2 वर्ग, मतलब यहाँ पूरा जो व्याख्यांश है मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ क्या समझेंगे कि मुनरो ने वास्तविक रूप में ये कहा है, क्या कहा है कि फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में न्यायपालिका के 2 वर्ग हैं। आज की बात है, इस समय जो संविधान मौजूद है, जो कि 4 अक्टूबर 1958 से लागू किया गया ना, पंचम गणतंत्र, इसकी बात हो रही है। तो 2 वर्ग मौजूद हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य न्यायालय है, दूसरा प्रशासकीय न्यायालय है। नोट करें आप इस डायग्राम के माध्यम से। पहला है सामान्य न्यायालय, प्रथम वर्ग है सामान्य न्यायालय। पहले आप इसको समझेंगे थोड़ा, इसके बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सामान्य न्यायालय और दूसरा है प्रशासकीय न्यायालय। प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य न्यायालय का संबंध गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई से है। फिर से बता रहा हूं, सामान्य न्यायालय का संबंध गैर सरकारी व्यक्ति, मतलब सामान्य न्यायालय के अंतर्गत सरकारी व्यक्तियों के मुकदमे नहीं ले जाए जाएंगे, बल्कि जो गैर सरकारी व्यक्ति हैं उनके मुकदमों की सुनवाई कहाँ होगी? सामान्य न्यायालयों में। सामान्य न्यायालय 5 प्रकार के हैं, मैं एक एक समझाऊंगा। इसके बाद हम दूसरा जो वर्ग है वह है प्रशासकीय न्यायालय। प्रशासकीय न्यायालयों के अंतर्गत सरकारी व्यक्तियों के मुकदमों का निर्णय होता है। आप ध्यान देंगे, इसीलिए फ्रांस प्रशासकीय न्यायालयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात वास्तव में फ्रांस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से
न्यायालय की स्थापना की गई है, जिन्हें की प्रशासकीय न्यायालय कहा जाता है। इन न्यायालयों के अंतर्गत गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकदमे नहीं लाए जाएंगे, केवल जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके मुकदमों की ही यहाँ सुनवाई की जाएगी। जैसे मैंने नोट भी कर दिया, सरकारी व्यक्तियों के मुकदमों का निर्णय प्रशासकीय न्यायालयों के अंतर्गत लिया जाता है। मतलब इनके मुकदमों की जो सुनवाई होती है वह प्रशासकीय न्यायालयों के अंतर्गत होती है। किसकी? सरकारी कर्मचारी की। और यहाँ गैर सरकारी व्यक्तियों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में होती है। तो फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में न्यायालय के दो वर्ग हैं, सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय। अब जो सामान्य न्यायालय है वो 5 प्रकार के हैं, प्रशासकीय न्यायालय 2 प्रकार के हैं, ध्यान देंगे। इसके बाद में अलग से पंचम गणतंत्र के संविधान में उच्च न्याय व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसको भी समझना निहायत जरूरी है। ये सब बातें समझने के बाद में फ्रांस की न्यायपालिका के संगठन के संदर्भ में किसी भी रूप प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं हो सकेगा। मैंने बिल्कुल व्यवस्थित रूप में एक एक बात यहाँ नोट भी की और समझाऊंगा अभी। चलिए सबसे पहले प्रथम वर्ग की बात करते हैं, सामान्य न्यायालय। ये बात स्पष्ट हो गई है कि सामान्य न्यायालयों के अंतर्गत गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकदमों का निर्णय किया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सामान्य न्यायालयों के अंतर्गत गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकदमों का निर्णय लिया जाता है, निर्णय किया जाता है। मतलब सामान्य न्यायालय केवल गैर सरकारी व्यक्तियों से संबंधित है। यहाँ केवल गैर सरकारी व्यक्तियों के जो मुकदमे होते हैं उनको ही ले जाया जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कर्मचारी सामान्य न्यायालयों के अंतर्गत अपने मुकदमे लेकर के नहीं जाएंगे, बल्कि सरकारी कर्मचारी प्रशासकीय न्यायालयों के अंतर्गत अपने मुकदमे को लेकर के जाएंगे और वहीं पर उनका जो मुकदमा होता है उनका निर्णय लिया जाएगा। कहाँ? प्रशासकीय न्यायालयों में। अब ध्यान दें, सामान्य न्यायालय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है शांति न्यायालय। अब एक एक को मैं समझाता चलूंगा, आप नोट करते चलेंगे। पहला क्या है नाम? शांति न्यायालय। नाम से स्पष्ट हो रहा है, शांति न्यायालय। प्रथम, जो कि ये सबसे निम्नतम न्यायालय, नोट करेंगे, सामान्य न्यायालयों में सबसे नीचे के स्तर पर, सबसे निम्न स्तर पर जो न्यायालय है उसे शांति न्यायालय कहा जाता है। मैंने नोट भी कर दिया है निम्नतम, तो आप पूरा लिखना चाहे पूरा लिख लेंगे कि फ्रांस के अंतर्गत सामान्य न्यायालयों में निम्नतम स्तर का जो न्यायालय है वह शांति न्यायालय है। हो गया नोट? आगे बढ़े भाई। जो ये शांति न्यायालय होते हैं वो क्षेत्रीय आधार पर संगठित किए जाते हैं, क्षेत्रीय आधार पर संगठित किए जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक जो है शांति न्यायालय होता है। इस प्रकार से फ्रांस के अंतर्गत जो ये शांति न्यायालय है वो क्षेत्रीय आधार पर संगठित किए जाते हैं। और आज ऐसे जो क्षेत्रीय आधार पर संगठित शांति न्यायालय हैं फ्रांस में, उनकी संख्या लगभग 3000 है। नोट करेंगे, मतलब जो शांति न्यायालय है इनकी संख्या लगभग कितनी है? 3000, क्योंकि क्षेत्रीय आधार पर संगठित किए जाते हैं। अब जो क्षेत्रीय आधार पर न्यायालय संगठित किए जाते हैं जिनकी संख्या 3000 है, इसमें क्या होगा? प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा। मतलब एक न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा और इस न्यायाधीश की नियुक्ति न्याय मंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछ लिया जाता है। क्या लिखा मैंने यहाँ कि प्रत्येक न्यायालय में, मतलब क्षेत्रीय आधार पर संगठित किए जाएंगे लगभग 3000 शांति न्यायालय फ्रांस में। तो प्रत्येक शांति न्यायालय में, प्रत्येक शांति न्यायालय में 3000 के लगभग शांति न्यायालय है फ्रांस में आज। प्रत्येक शांति न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है, एक, केवल एक न्यायाधीश होता है। और इस न्यायाधीश की नियुक्ति न्याय मंत्री, क्या बोला है मैंने? न्याय मंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर? ये सबसे निम्नतम स्तर का न्यायालय है। इसके बाद में दूसरे स्तर पर आता है प्राथमिक न्यायालय। प्राथमिक न्यायालय जो कि इससे ऊपर की श्रेणी में आएगा। किससे? शांति न्यायालय से। शांति न्यायालय सबसे निम्न स्तर पर, उसके बाद में दूसरे स्तर पर क्या आ जाएगा? प्राथमिक न्यायालय। आप ध्यान देंगे, प्राथमिक न्यायालय प्रत्येक जिले में एक होता है। नोट कीजिएगा, प्रत्येक जिले में एक होता है, जिसे कि फ्रांस में एरांडीजमा कहा जाता है। फिर बोल रहा हूं, एरांडीजमा, एरांडीजमा कहा जाता है। इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक जिले में फ्रांस में एक प्राथमिक न्यायालय होता है और इसके बाद में इस प्राथमिक न्यायालय के अंतर्गत 15 न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक जिले में एक होगा तो 15 न्यायाधीश होते हैं। और जो ये प्राथमिक न्यायालय होता है इसका अपना क्षेत्राधिकार होता है और यह क्षेत्राधिकार आरंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। मतलब इसके क्षेत्राधिकार में आरंभिक और
अपीलीय मुकदमे आएंगे। और इसके बाद में लिखा तथा दीवानी व फौजदारी मामलों की, दीवानी व फौजदारी मामलों की यहाँ सुनवाई की जाएगी प्राथमिक न्यायालय के अंतर्गत। बाकी इसके बाद में जो तीसरा स्तर का न्यायालय आता है वह आता है असाइज न्यायालय। बहुत महत्वपूर्ण, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। निम्न किस देश के अंतर्गत असाइज न्यायालय पाए जाते हैं? असाइज न्यायालय एक प्रकार से इनको हम भ्रमणशील न्यायालय कह सकते हैं। भ्रमणशील मतलब जो घूम घूम करके और अपने जो है फैसले सुनाते, घूम करके। ये स्थायी न्यायालय नहीं होते असाइज न्यायालय, ये भ्रमणशील न्यायालय होते हैं। असाइज न्यायालय है, अब ध्यान देंगे यहाँ जिला स्तर पर इसका जो ये असाइज न्यायालय है वो जिला स्तर पर होते हैं, और जिला स्तर पर केवल गंभीर फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए इनकी स्थापना की जाती है। पहले तो ध्यान देंगे कि जिला स्तर पर केवल गंभीर फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए असाइज न्यायालय की स्थापना की जाती है। और इसके बाद में ये जो असाइज न्यायालय है वो प्राथमिक, मैंने यहाँ लिखा मतलब प्राथमिक न्यायालय से आई फौजदारी अपीलों की यहाँ सुनवाई होती है। अब ध्यान देंगे यहाँ इस असाइज न्यायालय में जो ये प्राथमिक न्यायालय हैं, ये दूसरे नंबर वाले प्राथमिक न्यायालय हैं, इन प्राथमिक न्यायालयों से आई फौजदारी अपीलों की यहाँ सुनवाई होगी। फौजदारी अपीलों की सुनवाई असाइज न्यायालय में होगी। कहाँ से? प्राथमिक न्यायालय से। और इसके बाद मैंने लिखा है कि ये जो असाइज न्यायालय है वो स्थायी न होकर भ्रमण करते हैं। ध्यान देंगे, मैंने लिखा है न्यायालय स्थायी न होकर, मतलब असाइज न्यायालय स्थायी नहीं होते हैं, बल्कि असाइज न्यायालय भ्रमणशील होते हैं। ये भ्रमण करके, घूम घूम करके जो है अपने निर्णय सुनाते हैं। इसलिए मैंने लिखा न्यायालय स्थायी न होकर भ्रमण करते हैं। कौन से? असाइज न्यायालय, इनको भ्रमणशील न्यायालय भी कहते हैं। इसके बारे में ध्यान देंगे अब ध्यान दें यहाँ पर जो ये असाइज न्यायालय होता है इसमें न्यायाधीश अपीलीय न्यायालय का बैठता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछ ली जाती है। मैंने यहाँ लिखा न्याय, मतलब न्यायाधीश, न्यायाधीश शॉर्ट में लिखा मैंने, न्यायाधीश अपीलीय, न्यायाधीश अपीलीय न्यायालय का बैठता है। ध्यान देंगे यहाँ पर जो न्यायाधीश बैठता है असाइज न्यायालय में, वह न्यायाधीश क्या होता है? न्यायाधीश अपीलीय न्यायालय, मतलब अपीलीय न्यायालय का न्यायाधीश असाइज न्यायालय में बैठता है, और एक स्थानीय प्राथमिक न्यायालय का न्यायाधीश बैठता है। इस प्रकार से दो हो गए, और एक स्थानीय प्राथमिक न्यायालय का न्यायाधीश बैठता है। ये दोनों बातें यहाँ आपको नोट करनी है। कहाँ? असाइज न्यायालय में। तो यहाँ एग्जाम में इन दोनों के बारे में भी किसी न किसी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ कहीं गलती ना हो। इसका मतलब है न्यायाधीश अपीलीय न्यायालय का बैठता है, मतलब असाइज न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठता है वह अपीलीय न्यायालय का बैठता है। जैसे यहाँ पर जो आगे आएगा अपीलीय न्यायालय का न्यायाधीश बैठता है, और एक स्थानीय प्राथमिक न्यायालय का न्यायाधीश बैठता है। ये जो प्राथमिक न्यायालय, इसका एक न्यायाधीश यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठ जाएगा, और एक अपीलीय न्यायालय का बैठता है। दो न्यायाधीश हो जाते हैं। इसके बाद में चौथे स्तर पर आता है अपीलीय न्यायालय। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर अपील की जाएगी। अपीलीय न्यायालय में क्या होगा कि ये अपीलीय न्यायालय प्राथमिक न्यायालय के ऊपर अपीलीय न्यायालय होता है। आप ध्यान देंगे, प्राथमिक न्यायालय के ऊपर अपीलीय न्यायालय होते हैं। अर्थात जो ये प्राथमिक न्यायालय दूसरे नंबर पर इससे जो ऊपर, जस्ट ऊपर आएगा, ये तो भ्रमणशील न्यायालय हो गए, तो घूम घूम करके फैसले सुनाते हैं। लेकिन प्राथमिक न्यायालय से जस्ट जो ऊपर होता है वो अपीलीय न्यायालय होता है। इसलिए मैंने लिखा प्राथमिक न्यायालय के ऊपर अपीलीय न्यायालय होते हैं। नोट करें यहाँ, प्राथमिक न्यायालय के ऊपर अपीलीय न्यायालय होते हैं। मैंने यहाँ लिखा प्राथमिक, फिर न्याय मतलब न्यायालय, प्राथमिक न्यायालय के ऊपर अपी मतलब अपीलीय न्यायालय होते हैं। समझ गए भाई? ये जो प्राथमिक न्यायालय होता है, इस प्राथमिक न्यायालय के ऊपर अपीलीय न्यायालय होते हैं, और इन अपीलीय न्यायालयों की जो संख्या है वह लगभग 30 है। संख्या 30 के लगभग है। अब ध्यान देंगे, इन अपीलीय न्यायालयों की संख्या 30 के लगभग है, और प्रत्येक अपीलीय न्यायालय में, अब ध्यान देंगे यहाँ भाई, सबसे पहले तो ध्यान दें कि अपीलीय न्यायालयों की, मैं न्यायाधीश की संख्या नहीं बता रहा हूँ यहाँ, अपीलीय न्यायालयों की जो संख्या है वह कितनी है? लगभग 30 के लगभग है फ्रांस में। और प्रत्येक अपीलीय न्यायालय में 3 विभाग होते हैं। प्रत्येक अपीलीय न्यायालय में 30 अपीलीय न्यायालय हैं, 30 अपीलीय न्यायालय हैं, और प्रत्येक अपीलीय न्यायालय में, मैंने लिखा है यहाँ प्रत्येक अपी मतलब अपीलीय, न्याय मतलब न्यायालय, प्रत्येक अपीलीय न्यायालय में 3 विभाग होते हैं। इन विभागों के नाम क्या क्या? एग्जाम पूछ लिया जाता है, दीवानी, फौजदारी और अभ्यारोपण विभाग। देखो, दीवानी फौजदारी अपने आप में स्पष्ट है, दीवानी फौजदारी और अभ्यारोपण विभाग। अभ्यारोपण विभाग के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो दोषी व्यक्ति होता है, इसके ऊपर यहाँ ये फैसला लिया जाता है कि वास्तव में उसके ऊपर
दोषारोपण किया जाए या नहीं किया जाए। कहाँ पर? अभ्यारोपण विभाग में। खैर आप तो केवल इसका नाम याद रखेंगे कि 3 विभाग होते हैं यहाँ पर, दीवानी विभाग, फौजदारी विभाग और अभ्यारोपण विभाग। ये किसी न किसी रूप में एग्जाम पूछ लिया जाता है। बाकी आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं तो आप इसको ठीक से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद में चौथा जो है ये इससे ऊपर आ जाएगा अपीलीय न्यायालय से, सर्वोच्च सुप्रीम, सर्वोच्च या विराम न्यायालय, ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। प्रथम पर सबसे नीचे शांति न्यायालय और उसके बाद में सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? सर्वोच्च, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सुप्रीम, सर्वोच्च या विराम न्यायालय। अब मैंने यहाँ लिख भी दिया शीर्ष पर, मतलब जो सर्वोच्च या विराम न्यायालय है वह वास्तविक रूप में इन सभी न्यायालयों के शीर्ष पर है, शीर्ष पर है, उच्च स्तर पर, शिखर पर है, सबसे उच्च है, शिखर पर है। मैंने लिख दिया शीर्ष पर है, मतलब सर्वोच्च या विराम न्यायालय सभी न्यायालयों का मतलब ये प्रशासनिक न्यायालय नहीं आएंगे, केवल सामान्य न्यायालय, सामान्य न्यायालयों के शीर्ष पर है ये सर्वोच्च या विराम न्यायालय, मैंने लिख दिया शीर्ष पर। इसके बाद में जो ये सर्वोच्च या विराम न्यायालय है, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। आप ध्यान देंगे सर्वोच्च या विराम न्यायालय का जो मुख्यालय वो कहाँ है? मैंने लिख भी दिया, मुख्यालय पेरिस में है। और इसके बाद में जो सर्वोच्च या विराम न्यायालय है इसमें इसका एक अध्यक्ष होता है, 3 विभागाध्यक्ष होते हैं, ये भी नोट करेंगे, एग्जाम पूछ लिया जाता है। एक अध्यक्ष होता है, 3 विभागाध्यक्ष होते हैं और 45 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नोट करें, फिर से बोल रहा हूं मैं, इसका मुख्यालय पेरिस में है, इसका एक अध्यक्ष होता है, 3 विभागाध्यक्ष होते हैं, 45 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इसके बाद में यहाँ जो है 3 विभाग और होते हैं, याचिका विभाग, दीवानी विभाग और दंड विभाग। ये भी एग्जाम पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, तो केवल आप नाम नोट कीजिएगा, बाकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। याचिका विभाग, दीवानी विभाग और दंड विभाग। क्लियर? तो ये हो गए सामान्य न्यायालय फ्रांस के, जिसमें मैंने आपको 5 जो न्यायालय हैं वो बता दिए हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं कंपटीशन की दृष्टि से वो सब मैंने नोट कर दिया है, और स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं तो इसके आधार पर आप डिटेल्स व्याख्या कर सकते हैं। इजीली है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सामान्य न्यायालय हो गए जो कि गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकदमों से संबंधित है, मतलब जो गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकदमे होते हैं वो सामान्य न्यायालयों में जाते हैं। क्या क्रम है ये मैंने बता दिया है। इसके बाद में जो सरकारी व्यक्ति होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके मुकदमों का जो निर्णय होता है वह प्रशासकीय न्यायालय में होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि फ्रांस के अंतर्गत स्पष्ट रूप में न्यायालय के 2 वर्ग हैं, एक सामान्य न्यायालय, दूसरा प्रशासकीय न्यायालय। प्रशासकीय न्यायालय मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ये केवल सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है, मतलब प्रशासकीय न्यायालयों के अंतर्गत जो मुकदमे जाएंगे वो केवल सरकारी कर्मचारियों के जाएंगे, जनसाधारण के, गैर सरकारी व्यक्ति के, सामान्य जनता के मुकदमे प्रशासकीय न्यायालय में नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रशासकीय न्यायालय है वो शासन से संबंधित न्यायालय है, और जो सामान्य न्यायालय है वो जनता से संबंधित न्यायालय है। आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं। कैसे नोट कर सकते हैं? प्रशासकीय न्यायालय ये शासन से संबंधित है, शासन से संबंधित है, और ये इधर सामान्य न्यायालय ये जनता से संबंधित है। ऐसे भी नोट कर सकते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर हो गए नहीं? इसके बाद में प्रशासकीय न्यायालय 2 प्रकार के हैं, प्रादेशिक परिषद और दूसरा है राज्य परिषद। ध्यान दें, प्रादेशिक परिषद ये निम्नतम स्तर का न्यायालय है, निम्नतम स्तर का, निम्नतम नीचे का निम्नतम स्तर का न्यायालय है। और फ्रांस के अंतर्गत इस प्रकार की जो प्रादेशिक परिषदें हैं वो 23 परिषदें हैं। कितनी परिषदें? 23 परिषदें हैं। केवल सरकारी कर्मचारी अपने मुकदमों को लेकर के सबसे पहले प्रादेशिक परिषद में जाएंगे। अब ये 23 परिषदें हैं, क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड कर दी गई हैं। उसके बाद में प्रादेशिक परिषद के बाद में इसके ऊपर आती है राज्य परिषद। ध्यान देंगे, राज्य परिषद ये सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय है। नोट कीजिएगा, ये सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय मतलब सरकारी कर्मचारियों से संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय है वह क्या है? राज्य परिषद। फिर से बोल रहा हूं मैं, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित जो सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय है वह कौन है? राज्य परिषद है। मैंने नोट भी कर दिया, सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय है, इसका मुख्यालय पेरिस में है, और इसका अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष होता है किसका? राज्य परिषद का अध्यक्ष न्याय मंत्री होता है। फिर से बोल रहा हूँ, राज्य परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो न्याय मंत्री होता है, और इसका एक उपाध्यक्ष होता है, 5 विभागाध्यक्ष होते हैं, और 149 सदस्य होते हैं। इसके 149 149 ये इसके सदस्य होते हैं। तो एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में ये तो बात होगी प्रशासकीय न्यायालय और सामान्य न्यायालय, मतलब फ्रांस में 2 वर्ग है न्यायालय के, सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय। तो यहाँ ये सामान्य न्यायालय 5 हो गए और प्रशासकीय न्यायालय 2 हो गए, प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद। ठीक है। इसके बाद में 5वें गणतंत्र के संविधान में उच्च न्याय व्यवस्था किस रूप में की गई है?
इसको भी समझना बेहद जरूरी है। और यदि ये तीनों पॉइंट नहीं समझेंगे तो आप फ्रांस के संविधान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मुख्यतः यहाँ जो ये संवैधानिक परिषद है इसको समझना बेहद जरूरी है। तो ध्यान देंगे, पंचम गणतंत्र के संविधान में उच्च न्याय व्यवस्था को 3 प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। कौन कौन सा? नंबर 1, न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद। नोट करेंगे, न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद। दूसरा क्या है? न्याय का उच्च न्यायालय। और तीसरा क्या है? संवैधानिक परिषद। ये जो तीसरी व्यवस्था है संवैधानिक परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल्स रूप में लूंगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन कितने ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो विद्यार्थी गलती करते हैं। तो सबसे पहले न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद। भाई, न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद का जो उल्लेख किया गया है वह फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया। अनुच्छेद 65 में किया गया है। कुल कितने अनुच्छेद हैं पंचम गणतंत्र में? 92, 92 अनुच्छेद है, 15 अध्याय, प्रस्तावनाएं। पंचम गणतंत्र के संविधान की, पंचम गणतंत्र का संविधान 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया है। नोट कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 65 में इसका उल्लेख किया गया है और इसमें जो है 11 सदस्य होते हैं। ध्यान देंगे, न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। और न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। मैं नोट कर दिया यहाँ, राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है और न्याय मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। एग्जाम पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद का अध्यक्ष होता है और न्याय मंत्री न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद का उपाध्यक्ष होता है। नोट करेंगे, न्याय मंत्री इसका उपाध्यक्ष हो गया। और इसके बाद में इन दो से अलग अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, और इसमें फिर क्या होता है? 9 सदस्य और होते हैं। इस परिषद, सर्वोच्च परिषद के अंतर्गत 9 सदस्य और होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नोट करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मतलब एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया। अध्यक्ष राष्ट्रपति हो गया, उपाध्यक्ष न्याय मंत्री हो गया। इन दो के अलावा इसमें 9 सदस्य और होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो 9 और 2 कितने हो गए? 11 हो गए। मैंने आपको बताया 11 सदस्य होते हैं। ठीक है। इसके बाद में न्यायाधिकार की सर्वोच्च परिषद के कार्य क्या होते हैं? वास्तविक रूप में ये अपील के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करती है। अब ध्यान देंगे, यहाँ इसका जो पहला कार्य वो ये है कि अपील के सर्वोच्च न्यायालय के, फिर से बोल रहा हूँ, अपील के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ये चयन करती है, वह अध्यक्षों की नियुक्ति करती है और इसी के साथ में राष्ट्रपति के द्वारा जो समाधान दिया जाता है उस समाधान के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में इस सर्वोच्च परिषद से परामर्श लिया जाता है। तो ये इसके कार्य हैं, किसके? सर्वोच्च परिषद के। इसके बाद में दूसरा क्या है? न्याय का उच्च न्यायालय। दूसरी न्याय व्यवस्था क्या है? न्याय का उच्च न्यायालय। न्याय का उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या होता है? वास्तव में फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान के अध्याय 9 में, 15 अध्याय हैं कुल, अध्याय 9 में न्याय का जो उच्च न्यायालय है उसकी व्यवस्था की गई। मैंने नोट भी कर दिया, अध्याय 9 में इसकी व्यवस्था की गई न्याय का उच्च न्यायालय की। और ये जो न्यायालय है वास्तव में विशुद्ध न्यायाधिकरण है, विशुद्ध राजनीतिक न्यायाधिकरण है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ये विशुद्ध राजनीतिक न्यायाधिकरण है। एग्जाम पूछ लिया जाता है, फ्रांस के अंतर्गत निम्न में से कौन सा न्यायालय विशुद्ध राजनीतिक न्यायाधिकरण है? तो ये जो न्याय का उच्च न्यायालय है ये विशुद्ध राजनीतिक न्यायाधिकरण है। ये राजनीति से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है, राजनीतिक न्यायाधिकरण है। और इसमें 24 सामान्य न्यायाधीश होते हैं और 12 उप न्यायाधीश होते हैं। ये भी नोट करना है आपको, 24 सामान्य न्यायाधीश होते हैं और 12 उप न्यायाधीश होते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, न्याय का उच्च न्यायालय विशुद्ध राजनीतिक न्यायाधिकरण है। एग्जाम पूछ लिया जाता है फ्रांस में निम्न में से कौन सा न्यायालय विशुद्ध राजनीतिक न्यायाधिकरण से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा न्याय का उच्च न्यायालय। ठीक है भाई। इसके बाद में तीसरा जो आता है वह संवैधानिक परिषद है। इसको थोड़ा व्यापक रूप में समझेंगे क्योंकि एग्जाम इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। देखो भाई, संवैधानिक परिषद फ्रांस की एक विचित्र संस्था है, एक अनुपम संस्था है, एक अनूठी संस्था है, एक निराली संस्था है। कैसे भाई? भारत में चुनाव से संबंधित जो कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है। लेकिन फ्रांस में ये दोनों ही कार्य संवैधानिक परिषद करती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि फ्रांस के अंतर्गत चुनावों से संबंधित जो कार्य किया जाता है वहां अलग से निर्वाचन आयोग की स्थापना नहीं की गई है। फ्रांस में, भारत में तो की गई है, फ्रांस में अलग से निर्वाचन आयोग की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि फ्रांस में चुनाव से संबंधित जो कार्य किया जाता है, चुनाव की जो देखरेख की जाती है वह फ्रांस में संवैधानिक परिषद के द्वारा किया जाता है। इसको संवैधानिक परिषद भी कह सकते हैं। संवैधानिक परिषद के द्वारा चुनाव से संबंधित कार्य किया जाता है। फ्रांस में
अलग से कोई चुनाव आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना, इलेक्शन कमीशन की स्थापना नहीं की गई है। एक कार्य होगा इसका। और दूसरा क्या है भाई, फ्रांस के अंतर्गत यदि संसद के द्वारा मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा संविधान के अनुरूप कानून नहीं बनाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो जांच की जाती है, जो वैधानिकता की जांच की जाती है, जो संवैधानिकता की जांच की जाती है, वो न्यायपालिका नहीं करती है। नो, न्यायपालिका नहीं करती है। कौन करती है? संवैधानिक परिषद ही करती है। मतलब कानूनों की वैधानिकता की जांच न्यायपालिका नहीं करती है बल्कि संवैधानिक परिषद ही करती है। इसलिए संवैधानिक परिषद के दो कार्य हो गए मुख्यतः, चुनाव से संबंधित और कानूनों की वैधानिकता की जांच से संबंधित दो कार्य हो गए। एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए फ्रांस के अंतर्गत जो संवैधानिक परिषद है एक बड़ी निराली, अनुपम, अनूठी, विचित्र संस्था है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है निम्न में से किस देश के अंतर्गत संवैधानिक परिषद की व्यवस्था की गई है? फ्रांस में। निम्न में से किस देश के अंतर्गत संवैधानिक परिषद के द्वारा कानूनों की व्याख्या या वैधानिकता की जांच की जाती है? फ्रांस के अंतर्गत। निम्न में से किस देश के अंतर्गत संवैधानिक परिषद के द्वारा चुनाव से संबंधित कार्य किया जाता है? फ्रांस के अंतर्गत किया जाता है। संस्था का नाम क्या है? संवैधानिक परिषद है। आशा करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो महत्वपूर्ण बातें नोट कर दिए, एक एक को समझाता हूँ। अब ध्यान देंगे, संवैधानिक परिषद का पंचम गणतंत्र के संविधान के 7वें अध्याय में उल्लेख किया गया है। नोट कीजिएगा, संवैधानिक परिषद का उल्लेख पंचम गणतंत्र के संविधान के 7वें अध्याय में, 15 अध्याय या कुल 92 अनुच्छेद है, एक प्रस्तावना है। 7वें अध्याय में संवैधानिक परिषद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में जो संवैधानिक परिषद है इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं। यहाँ विद्यार्थी गलती करते हैं अक्सर, दो प्रकार के सदस्य होते हैं इसमें, किसमें? संवैधानिक परिषद में। उन सदस्यों के नाम क्या दिए गए हैं? नामजद सदस्य तथा पदेन सदस्य। नोट करेंगे, नामजद सदस्य तथा पदेन सदस्य। दो सदस्य हो गए, दो प्रकार के सदस्य। दो सदस्य मतलब दो सदस्य नहीं, कुल दो प्रकार के सदस्य, नामजद सदस्य और पदेन सदस्य। अब ध्यान दें, अनुच्छेद 56 में परिषद के गठन का उल्लेख किया गया। अब ध्यान देंगे, पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुच्छेद 56 में संवैधानिक परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद में इसमें जो नामजद सदस्य होते हैं, नामजद सदस्यों की संख्या 9 है। नोट करेंगे, संवैधानिक परिषद के अंतर्गत जो नामजद सदस्य होते हैं उन नामजद सदस्यों की संख्या 9 है। और ये जो 9 सदस्य हैं इनमें से 3 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 3 सदस्य राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा क्या है? फ्रांस की संसद का प्रथम सदन। फ्रांस में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। फ्रांस की संसद में 2 सदन है। प्रथम सदन राष्ट्रीय सभा या राष्ट्रीय परिषद है और दूसरा सीनेट है। इसलिए ध्यान देंगे, यहाँ 3 सदस्य राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय सभा के द्वारा और 3 सदस्य सीनेट के द्वारा। मतलब फ्रांस की संसद के 2 सदन है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है ना, तो राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय सभा, दूसरा सीनेट है। 2 सदन हो गए ना, तो 3 सदस्य प्रथम सदन मतलब राष्ट्रीय परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय सभा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 3 जो सदस्य होते हैं सीनेट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो 3 3 3 9 हो गए ना। इसके बाद में दूसरे जो सदस्य होते हैं पदेन सदस्य हैं। पदेन सदस्य में कौन होंगे? नोट करेंगे, पदेन सदस्य में गणतंत्र के सभी भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पदेन सदस्य में गणतंत्र के सभी भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। सभी भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं किसमें? पदेन सदस्य में। क्लियर हो गया। इसके बाद में संवैधानिक परिषद का कार्य क्या है? नोट करें, कार्य क्या क्या है? नंबर 1 निर्वाचन, मैंने पहले ही समझा भी दिया है। फ्रांस के अंतर्गत जो संवैधानिक परिषद है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? निर्वाचन से संबंधित है। मतलब निर्वाचन की नियमितता को बनाए रखने का जो दायित्व है वह संवैधानिक परिषद का है। या आप ये कहेंगे कि चुनावों की जो देखरेख की जाती है, चुनाव से संबंधित जो कार्य किया जाता है वह संवैधानिक परिषद के द्वारा किया जाता है। तो आप नोट करेंगे निर्वाचन। इसके बाद मैंने लिखा जनमत संग्रह का दायित्व है। देखिएगा, वैसे तो वास्तविक रूप में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के ऊपर जनमत संग्रह करवा सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो संवैधानिक परिषद है वह ही विशेषकर जनमत संग्रह का दायित्व निभाती है। इसके बाद में लिखा वैधानिकता की जांच। क्या मतलब है इसका? भाई वास्तविक रूप में संसद के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं वो कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं, यह कार्य न्यायपालिका नहीं करती है, बल्कि कानून की वैधानिकता की जो जांच करती है वह संवैधानिक परिषद करती है। बड़ी विचित्र बात है ये।
आप देखिएगा केवल फ्रांस के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई। जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश है दुनिया में, उनमें केवल फ्रांस में ही आपको ये विचित्र संस्था देखने के लिए मिलेगी, बाकी अन्य राष्ट्र राज्यों में ऐसी संस्थाएं नहीं है। तो वैधानिकता की जांच भी करती है। वैधानिक जांच का मतलब क्या है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, वैधानिकता की जांच का मतलब क्या है कि फ्रांस में जो संसद होती है, उस संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों की वैधानिकता संवैधानिकता की जांच संवैधानिक परिषद के द्वारा की जा सकती है। लेकिन यहाँ संवैधानिक परिषद स्वयं पहल नहीं करेगी कि भाई स्वयं के द्वारा पहल की जाए कि मैं स्वयं देखूं, नहीं। इसके पास जो है एक प्रकार से मैंने यहाँ नोट कर भी दिया है कि जांच प्रेषित की जाती है। किसके द्वारा, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी, संसद के किसी भी सदन के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित की जाएगी कि भाई आप देखिएगा जो कानून बनाए गए हैं वो संविधान के अनुरूप हैं या नहीं है। आगे मैंने लिख भी दिया यहाँ। तो वैधानिकता की जांच से संबंधित कार्य करती है। इसके बाद में आगे मैंने लिखा है निर्णय अंतिम, मतलब संवैधानिक परिषद के द्वारा वैधानिकता की जांच के संदर्भ में जो निर्णय लिया जाए तो निर्णय अंतिम होगा, उस निर्णय की आगे कहीं अपील नहीं की जाएगी। संवैधानिक परिषद का निर्णय अंतिम मान्य होगा, सर्वोच्च होगा, इसकी कहीं अपील नहीं की जाएगी, निर्णय अंतिम। इसके बाद मैंने लिखा है संवैधानिकता की जांच। आप देखो संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जब जांच की जाती है कि भाई वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, संविधान के अनुरूप है या नहीं, तो संवैधानिकता की जांच संवैधानिक परिषद को प्रेषित की जाती है। स्वयं संवैधानिक परिषद पहल नहीं करती है कि स्वयं संवैधानिक परिषद पहल करेगी। जैसे भारत और अमेरिका के अंतर्गत तो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय पहल करता है, लेकिन यहाँ ये पहल नहीं करेगा, इसके सामने तो प्रेषित किया जाएगा कि आप देखिएगा भाई जो ये कानून बनाए गए हैं वो संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। अब कौन प्रेषित करेगा, संवैधानिकता की जांच परिषद को, परिषद को मतलब संवैधानिक परिषद को प्रेषित की जाती है। कौन करता है प्रेषित, राष्ट्रपति करेगा या फिर प्रधानमंत्री करेगा, तथा संसद के किसी भी सदन के अध्यक्ष द्वारा, नोट करेंगे आप, संसद के किसी भी, नोट करें, संसद के किसी भी सदन के अध्यक्ष द्वारा, मतलब संसद के 2 सदन है ना, राष्ट्रीय सभा और सीनेट, तो इन दोनों में से किसी भी सदन के अध्यक्ष के द्वारा वास्तविक रूप में संवैधानिक परिषद को प्रेषित किया जाता है कि भैया आप देखें जो ये कानून बनाए गए हैं वो संविधान के अनुरूप हैं या नहीं है। फिर से बोल रहा हूं मैं, संवैधानिकता की जांच परिषद को प्रेषित की जाती है, स्वयं ये पहल नहीं करती है। किस परिषद को, संवैधानिक परिषद को प्रेषित की जाती है, भेजा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, स्वयं पहल नहीं करती है। ये संवैधानिकता की जांच स्वयं नहीं करती है, बल्कि यहाँ या तो राष्ट्रपति प्रेषित करेगा या प्रधानमंत्री प्रेषित करेगा या संसद के किसी भी सदन के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित किया जाएगा कि भैया आप संवैधानिकता की जांच करें, मतलब जो ये कानून है वह वास्तविक रूप में संविधान के अनुरूप है या नहीं, मतलब उसकी वैधानिकता की जांच की जाएगी कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसके बाद में अंत में लिखा है यह संविधान का संरक्षक निकाय कहा जा सकता है, अर्थात वास्तविक रूप में जो संवैधानिक परिषद है यह फ्रांस के संविधान का संरक्षक निकाय कहा जा सकता है। वास्तविक रूप में संविधान की जो रक्षा की जाती है, संविधान की जो सुरक्षा की जाती है, पंचम गणतंत्र के संविधान की बात कर रहा हूं मैं, संविधान की जो रक्षा की जाती है, सुरक्षा की जाती है, एक प्रकार से कवच का काम करता है। किसका काम करता है, कवच का काम करता है। कौन, संवैधानिक परिषद। अर्थात फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में संविधान के अनुरूप संसदें कार्य कर रही है या नहीं, संविधान के अनुरूप राष्ट्रपति कार्य कर रहा है या नहीं, भाई यह देखने का जो कार्य है वो संवैधानिक परिषद का है। लेकिन प्रेषित कौन करेंगे, या राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, संसद के किसी भी सदन के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित किया जाएगा कि भाई संवैधानिक परिषद ये देखे कि जो ये कानून बनाए जा रहे हैं वो संवैधानिक अनुरूप है या नहीं, मतलब वैधानिकता की जांच करने का जो कार्य है वह संवैधानिक परिषद का है। इसलिए जो संवैधानिक परिषद है वह फ्रांस के संविधान का क्या है, संरक्षक निकाय कहा जा सकता है। संरक्षक निकाय मतलब बॉडी, संरक्षक निकाय कहा जा सकता है। फ्रांस के संविधान की जो रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, ये संवैधानिक परिषद करती है, न्यायपालिका नहीं करती है। जबकि भारत की बात की जाएगी, अमेरिका की बात की जाएगी, तो यहाँ पर वास्तविक रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा डेफिनेटली संविधान की रक्षा से संबंधित कार्य किया जाता है, जबकि फ्रांस में संवैधानिक परिषद के द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो नोट करें आप, यह मतलब संवैधानिक परिषद, संवैधानिक परिषद संविधान का संरक्षक निकाय कहा जा सकता है। और अंत में मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, अर्ध न्यायिक संस्था है। अर्थात फ्रांस में जो संवैधानिक परिषद है यह वास्तविक रूप में एक अर्ध न्यायिक संस्था है, पूर्ण न्यायिक संस्था नहीं है, ये अर्ध न्यायिक संस्था है। क्यों? क्योंकि संस्था के द्वारा चुनाव से संबंधित कार्य भी किया जाता है और इसी के साथ में जो कानून बनाए जा रहे हैं उन कानूनों की वैधानिकता की जांच भी करती है कि वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसलिए फ्रांस में जो ये संवैधानिक परिषद नामक संस्था है, इस संस्था को अर्ध न्यायिक संस्था
कहा जाता है। यह संस्था क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है। ये हो गया आपका फ्रांस में न्यायपालिका का संगठन। इसमें सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने नोट कर दी हैं। विशेष जो आपको ध्यान देना है, जो सेंटर पॉइंट है, वो एग्जाम की दृष्टि से संवैधानिक परिषद है। इसको आपको ठीक से समझना है, क्योंकि एग्जाम में विशेषकर संवैधानिक परिषद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो ये संवैधानिक परिषद है, ये एक बड़ी निराली, अनूठी और विचित्र संस्था है फ्रांस की, इसलिए इसको समझना बेहद जरूरी है। मैं पुनः निष्कर्ष रूप में कहना चाह रहा हूँ कि संवैधानिक परिषद के द्वारा मुख्यतः 2 कार्य किए जाते हैं। निर्वाचन से संबंधित, मतलब चुनाव से संबंधित कार्य, और वैधानिकता की जांच से संबंधित कार्य, मतलब जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, उनकी वैधानिकता की जांच जो की जाती है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं की जाती है, न्यायपालिका के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि फ्रांस के अंतर्गत यह कार्य संवैधानिक परिषद के द्वारा किया जाता है। तो मुख्यतः 2 कार्य ये आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया फ्रांस में न्यायपालिका का संगठन। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप फ्रांस में न्यायपालिका के संगठन को ठीक से समझ गए होंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वह फ्रांस में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, दलीय व्यवस्था है, इससे संबंधित होगा। इसके बाद में फ्रांस का संविधान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं सब बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।